हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कोर्स, इस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। हर एक लेसन की सेपरेट वीडियो किसी किसी की एक पार्ट में, किसी किसी की एक दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेसन से डाउट है तो आप वीडियो को जा करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 10 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हिस्ट्री का लेसन है और ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और कह सकते हैं कि अपनी हिस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही एक वॉर था जिसके बाद एक्चुअल में हम इंडियंस के मन में एक कह सकते हैं कि अपने कंट्री के लिए फेथ और अपनी कंट्री में अपना राइट होना चाहिए, इसके लिए एक्चुअल में इच्छा डेवलप हुई। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में बेसिकली जो आपके कोर्स में टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेस थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट आया, ये दो टॉपिक ही हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था क्या या कब हुआ था। In 1914, the war began in Europe, which soon engulfed almost entire world, with the battle fought in Europe, Asia, and Africa and Pacific Asia. This war was different from the war fought earlier in terms of its scale and its repercussion. देखिए बेसिकली क्या होता है, क्या था कि उस इसके पहले भी बहुत सारे वॉर हुए थे, लेकिन कुछ एक पार्ट में हुए थे, पूरा वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये वॉर ऐसा था कि 1914 का जो वॉर था ये यूरोप में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे दो ग्रुप में बट गया और हर एक ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती गई। तो एक टाइम ऐसा आया जिसमें पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं कि दो ग्रुप में बांटा जा सकता था और दोनों ग्रुप में कुछ एक कंट्रीज आने लगी। इट वॉज फॉट ऑन द वर्ल्ड वाइड स्केल एंड अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्रीज इन्वॉल्व थे तो सभी को ये अफेक्ट किया। ड्यूरिंग दिस वॉर न्यू मैथड ऑफ डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन वॉज यूज। मोरओवर इन द अर्लियर वॉर द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट जनरली involved. Civilian population मतलब the people who is not in a defense or army. But this war was fought by the people as a whole. Thus, the war marked the turning point in the history of the world because of the unprecedented extent of its spread, impact, and damage, and the total nature. It is known as the First World War. क्वेश्चन आता है कि 1914 के ही वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम क्यों दिया गया, इसके पहले भी जो वॉर हुआ उसको क्यों नहीं दिया। सिर्फ इस कारण नहीं दिया क्योंकि इसके पहले जो वॉर थे उसमें वर्ल्ड के इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थे, इस नेचर में उसका स्प्रेड नहीं था, इस नेचर पे उसका इम्पैक्ट नहीं था, ऐसा डैमेज इसके पहले नहीं हुआ था जितना डैमेज, जितना डिस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर वॉर में हुआ था। इसीलिए इसको नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आगे देखते हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या कारण था। जो फर्स्ट कारण था या फर्स्ट रीजन था, फर्स्ट कॉज था, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। देखिए नेशनलिज्म रिफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। जो लोग एक नेशन में रहते हैं, एक हिस्ट्री, एक कल्चर को शेयर करते हैं, उनको अपने नेशन के लिए प्यार इस पर्टिकुलर वॉर में ही समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ फाइट करना पहले के टाइम में सिर्फ जो आर्मी डिफेंस में लोग थे उन्हीं का काम था, बट यही एक वॉर था जिसमें कि सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे फॉर द सेक ऑफ देयर नेशन। वो अपने नेशन पे अपना राइट चाहते थे, उसके लिए यही वॉर था जिसमें उन लोगों ने भी अपना इनिशिएटिव लिया। In the later half of 19th century, this feeling of unity turned into extreme pride, which made the people of many countries believe that their country is superior to other countries. This led to the development of the aggressive nationalism in Europe. ठीक है, मतलब नेशनलिज्म ने किस चीज का रूप ले लिया, किस चीज का फॉर्म ले लिया, एग्रेसिव नेशनलिज्म का। बिकॉज at this point of time people came to know कि yes, my country is different, my country is superior and my country is great from other countries and we all have to rule on only our country and no other one can rule on our country. Then aggressive nationalism meant love for one's own country and hated for other countries. अब देखिए nationalism is okay, you just love to your country, but aggressive nationalism इस एक नेगेटिव टर्म हो गया इस एस्पेक्ट में कि इसमें लोगों ने क्या किया कि दूसरे कंट्री से दे स्टार्ट जेलसी, वो दूसरे कंट्री से नफरत करने लगे। तो ये जो है ये एग्रेसिव नेशनलिज्म का कह सकते हैं कि एक बैड साइड भी था। ईच नेशन थॉट अबाउट इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड did not care for the interest of other nation. For example, France wanted to get back its province of Alsace and Lorraine from the Germany. Similarly, Italy wanted to get back territory from Austria and Balkan states like Serbia wanted that their fellow nation who live in other states should come together to form Great Balkan State. तो इस तरीके से हर एक कंट्री अपने डिफरेंट पार्ट्स को अपने पास अपने कंट्रोल में लाना चाह रही थी। These countries developed expansionist policies in the name of nationalism. Therefore, military strength became synonymous with national prestige and every country began to increase her
मिलिट्री पावर, हर एक कंट्री ने अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। द एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑल्सो लीड्स टू द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। अब देखिए सबसे पहले नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म ने किस चीज़ का फॉर्म ले लिया, एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म ने राइज किया इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म रिफर्स टू द स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच पावरफुल नेशन एस्टेब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री either by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control। यहाँ पे अब क्या आ गया कि जो भी नेशन खुद को पावरफुल बना लेते थे वो अपने आसपास नेबरिंग नेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, या तो डायरेक्ट पूरा कंट्रोल कर लें या उनके इकोनॉमिक और कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोल्स थे उनको अपने हाथ में लेकर के। वंस कॉन्क्यूर्ड दिस कंट्री वॉज क्लेम्ड एज अ कॉलोनी। जब एक बार वो उनके अंडर में आ जाती थी तो उन कंट्रीज को उसका पार्ट ना बोल के क्या बोलते, वो उनकी कॉलोनीज हैं। These colonies were governed and administered by imperial nations through its representatives or a puppet government, you can say. The imperial nation exploited the resources of these colonies for their own economic interest. Colonies provided raw materials, cheap labor, agricultural lands and trading ports to the imperial nations. Clear होने लगा हो रहा है, मतलब nationalism, then aggressive nationalism, then imperialism आया। Then by the end of 19th century, England and France has built up a huge colonies empire in Asia and Africa. British imperialism was focused on maintaining and expanding trade by exploiting the resources of its colonies: India, Sri Lanka, Myanmar, Egypt, South Africa, Caribbean, Iceland, and many parts of Africa. Britain's imperial power was reinforced by her powerful and the world's largest navy. Clear? ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारे कॉजेस। क्या कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो हमारा ये नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म मेजर कॉज था, कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब सेकंड कॉज क्या था, सेकंड कॉज था रेस फॉर आर्मामेंट। अब रेस फॉर आर्मामेंट क्या था, द मैड रेस फॉर आर्मामेंट विच बिगिन सून आफ्टर द फ्रांको पर्शियन वॉर 1870 वॉज वन ऑफ द रीजन विच लेट्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको भी हम एक फ्रांको पर्शियन वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीजन मानते हैं। एवरी मेजर पावर बिगिन टू स्टॉक पाइलिंग आर्मामेंट्स इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस। मतलब हर एक कंट्री क्या कर रही थी, बहुत सारे नए नए तरीके के कह सकते हैं फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट्स बना रही थी, और वो ये बता रही थी कि हम पीस के लिए, खुद के पीस के लिए, खुद की सेफ्टी, खुद की सिक्योरिटी के लिए बना रहे। एज द रिजल्ट ऑफ वन कंट्री इंक्रीजेज इज आर्मामेंट, अदर कंट्रीज वर कंपेल्ड टू डू द सेम। तो इस तरीके से हर एक कंट्री ने एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आर्मामेंट्स बना लिए। तो अब चूंकि हमारा जो एग्रेसिव नेशनलिज्म था वो तो पीक पे था, साथ ही साथ सबके पास आर्मामेंट्स भी अवेलेबल हो गए। देन डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारा कह सकते हैं रीजन था वो था यूरोप का डिवीजन टू हॉस्टाइल ग्रुप में। मतलब देयर वर टू काइंड ऑफ स्टेट्स इन यूरोप इन द अर्ली 20th century। वन ऑन द वन हैंड देयर वर सिंगल नेशनल स्टेट लाइक फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, whose national identities were based on their common language and the traditions. On the other hand, there were imperial states like Austria-Hungarian Empire and Russian Empire. The Austria-Hungarian Empire were ruled by Habsburg dynasty of the Austria and included in its territory Hungarian। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यूरोप को क्या किया गया था, टू पार्ट में बांट दिया गया था। एक तो मेन यूरोप था जो कि एक्चुअल में यूरोप था, दूसरा वो सारे पार्ट्स थे जो कि यूरोप ने किसी तरीके से अपने अंडर में लिए थे, उसको भी यूरोप ने ही अपने कंट्रोल में रखा था। नेक्स्ट जो हमारा रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो था साराजेओ क्राइसिस। मतलब कह सकते हैं इमीडिएट कॉज जो क्या थे वो क्या थे, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, द हेयर ऑफ द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on June 28, 1914. The assassination was organized by the secret society called Black Hand and Union of Death, formed by extremist Serbian nationalists whose aim was to unite all Serbian into a single Serbian state. अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया सर्व एन अल्टीमेटम टू सर्बिया ऑन जुलाई 23। ऑस्ट्रिया ने जुलाई 23 को एक अल्टीमेटम दिया जिसमें कुछ 11 डिमांड्स को अपने प्रेजेंट किया। अब उस 11 डिमांड में क्या था, सर्बिया ने डिमांड्स को तो एक्सेप्ट किया बट उन सारे डिमांड को छोड़ दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें क्या थे, लॉस ऑफ हर सॉर्विजेनिटी, मतलब जिसमें भी सर्बिया की सॉर्विजेनिटी का लॉस हो रहा था। देन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 28, 1914। तो उस समय क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई, उन्होंने
फाइट डिक्लेयर कर दिया। रशिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द वॉर टू सपोर्ट सर्बिया, रशिया ने किसका सपोर्ट किया? सर्बिया का। ऑन अगस्त 1 1914 जर्मनी डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया, अभी जर्मनी ने किससे वॉर स्टार्ट कर दिया? रशिया से। एंड ऑन अगस्त 3 ऑन द फ्रांस, जर्मन ट्रूप्स मार्च्ड इनटू बेल्जियम टू press on the France on August 4 following an ultimatum to withdraw German troops from Belgium. Britain declares war to Germany on August 4 1914। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने जो वर्ल्ड की जो कह सकते हैं कि आप उस टाइम पे टॉप थी, पावरफुल थी, उन सब ने एक दूसरे के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज सून एंटर्ड इन द वॉर, बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे वॉर में एंटर कर गए, क्योंकि उस समय सबके पास प्रॉपर आर्मामेंट थे, सबके पास वेल ट्रेन्ड आर्मी भी हो गई थी, तो सबको ये लगता था कि वी आर कैपेबल, वी कैन इजिली फाइट एंड विन। तो उसमें धीरे धीरे करके सब ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने वॉर में एंटर किया, कोई जर्मनी के सपोर्ट में आया तो कोई रशिया के सपोर्ट में आया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर अलाइज वर कॉल्ड अलाइड पावर। उसके बाद क्या हुआ कि जो फाइट होने लगी, उस फाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या कर सकते हैं उसको हम कहते हैं, जो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का ग्रुप था उनको क्या कहा गया? अलाइड पावर। वेल जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर अलाइड वर कॉल्ड सेंट्रल पावर। लेकिन और वहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, उनको सेंट्रल पावर के। द वॉर वॉज फॉट इन मैनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स। देयर वॉज अ वेस्टर्न फ्रंट between Germany and northern France, and eastern front between Germany and Russian force. There was fighting at sea and in the Middle East, where the Allied power attacked the Ottoman Empire. तो इस तरीके से इमीडिएट फाइट स्टार्ट हो गई। तो देखिए हर एक चीज़ धीरे धीरे करके फिगर में आती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले से चल रही थी, और ये कुछ छोटे मोटे जो फाइट डिक्लेयर हुए, उसके बाद धीरे धीरे करके वर्ल्ड के डिफरेंट जितने भी पावरफुल कंट्रीज थे वो सब फाइट के लिए आ गए। अब आगे देखते हैं वॉर का रिजल्ट क्या हुआ। देखिए वॉर चूंकि पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड हुआ था, तो ऑब्वियसली इसका वर्ल्ड या इसका कह सकते हैं इम्पैक्ट जो होता वो भी पूरे वर्ल्ड पे था। तो जो कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था वो था द ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स, जून 28 1919। द विक्टोरियस पावर और द एलाइज मेट इन अ कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इन वर्सैल्स, अ suburb of Paris, and later in Paris between January and June 1919. Through the number of countries represented at the conference was 27, and the term of peace treaties were declared by Woodrow Wilson, President of the United States. देखिए बेसिकली जो वॉर था, वॉर का रिजल्ट ये रहा कि अभी चूंकि सारी कंट्रीज जो भी वॉर में इन्वॉल्व थी, व्हाट दे वांट पीस, तो उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रीटी साइन करने का डिसीजन लिया। इस डिसीजन से वो कहाँ पे मिले, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ वो वर्सैल्स में हुआ था। उसके बाद डिफरेंट इस तरीके के अलग अलग इनके कॉन्फ्रेंस होते रहे। अब उन जो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या टर्म्स या क्या क्या चीज़ पर इन लोगों ने अग्री किया, या कह सकते हैं किन टर्म्स पे ये जो पीस का सिग्नेचर था या एक्सेप्टेंस था सब कंट्रीज ने किया। तो फर्स्ट था द ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। मतलब जर्मनी को क्या बताया कि जर्मनी गिल्टी है क्योंकि जर्मनी एग्रेसिवली इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर ऑल द लॉस एंड डैमेज सफर्ड बाय एलाइज ड्यूरिंग द वॉर। द अमाउंट ऑफ रिपिटेशन was fixed at $33 billion. The Germany had to cede her merchant ship to the Allies as compensation and had to supply huge quantity of coal to France, Italy and Belgium for 10 years. तो ये देखिए बेसिकली जर्मनी को गिल्टी डिक्लेयर किया गया, तो जर्मनी पे कुछ चार्जेस भी लगाए गए, साथ ही साथ जर्मनी को बहुत चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म तक फ्रांस और ब्रिटेन को चीज़ें देनी पड़ी, बेल्जियम को चीज़ें देनी पड़ी, जिससे कि जर्मनी उस सारे लॉसेस को से उन लोगों को बाहर लाने में हेल्प कर सके। The area of Rahine Valley was to be demilitarized, and Germany territory west of Rahane was to be occupied by the Allied troops for 15 years. तो जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो था वो किसको दे दिया गया? अलाइड को दे दिया गया फॉर 15। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जर्मनी के बहुत सारे पार्ट जो हैं और बहुत सारे पोर्ट जो हैं वो फ्री किए गए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अदर कंट्रीज के लिए। ये जर्मनी के ऊपर एज अ कंपनसेशन हर एक कंट्री ने फाइल किया। देन द कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल सार वर सीडेड टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। तो इस तरीके से जर्मनी का जो कोल माइन था वो भी दे दिया गया किसी और कंट्री को। जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज एट टू द, मतलब जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी वो सब कॉलोनीज कहाँ चली गई? ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड
पुर्तगाल में. Then Germany colonies in the Pacific and the areas under the control in the China were given to जापान. तो इस तरीके से जर्मनी की जितनी और भी कॉलोनीज थी एशिया में वो भी जापान को दे दी गई. तो जर्मनी आर्मी वर रेस्ट्रिक्टेड टू फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स एंड द नेवी वर लिमिटेड टू 15,000 मैन एंड 20 शिप. जर्मनी की आर्मी पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि जर्मनी कितना आर्मी रख सकती है, क्योंकि जर्मनी एक्चुअली में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक पावरफुल और कह सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव फॉर्म में फाइट की थी, इसलिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, ये जो ट्रीटी थी इसमें मेजर रेस्ट्रिक्शन थे वो जर्मनी पे ही इम्पोज किए गए थे. द तो जो ये साइन हुआ इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुआ. अब टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट मतलब क्या है, द पीरियड आफ्टर द वॉर सॉ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूरोपियन सुपरमेसी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, मिलिट्री एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास्ड यूरोप टू इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड पावर. इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सुपर पावर की तरह आए. द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द वॉर ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली ऑफ यूरोप. पूरा वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप को चेंज कर दिया. 3 रूलिंग डायनेस्टीज वर डिस्ट्रॉयड एंड द रोमवानो in Russia during the war itself, Hohenzollern in Germany and the Habsburg in Austria-Hungary. Soon after the war, rule of Ottoman came to the end in Turkey. तो इस तरीके से बहुत सारी रूलिंग कह सकते हैं, बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो उस टाइम में खत्म हो गई. देन फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. इस वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया गया. अब देखिए लीग ऑफ नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको उतनी पावर नहीं दी गई थी, इसके कारण ये उतना कह सकते हैं एक्टिव नहीं हुआ, और यह वही रीज़न था कि आगे की भी वॉर्स हुई. अगर पर्टिकुलरली लीग ऑफ नेशन के पास पावर होती तो मे बी आगे वॉर नहीं होती और अभी का एरा कुछ डिफरेंट होता. चलिए देखते हैं लीग ऑफ नेशन क्या था. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर वॉज द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. द horror of war convinced the leader of the world that there must be a mechanism to prevent the war and promote international cooperation. एक कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री के बीच में कोऑपरेशन हो और कहीं भी वॉर लाइक सिचुएशन हो तो उसको डिफर किया जा सके, उसको किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट आउट किया जा सके. This culminated in the setting up of League of Nations. इसी के कारण लीग ऑफ नेशन बना. अब लीग ऑफ नेशन है क्या? An important part of the peace territory was the Convent of League of Nations. Wilson 14 points include the creation of international organization for the preservation of peace and to guarantee the independence of the state. Thus, the League of Nations was created as a world organization of all independent states in 1920. Basically, League of Nations एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करती थी. ये बेसिकली इसीलिए इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी और इसका एम यही था कि किसी ना किसी तरीके से नेशनल लेवल पे चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जाए कि फाइट लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो. लीग ऑफ नेशन का एम देख लेते हैं. ऑल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी सीक्रेट टेरिटरीज एंड अलायंस. किसी भी नेशन, कोई भी नेशन किसी दूसरे नेशन के साथ कोई भी सीक्रेट टेरिटरी साइन नहीं करेगा. देन द मेंबर स्टेट वर नॉट सपोज टू मेंटेन ह्यूज आर्मी. जो भी मेंबर स्टेट थे वो किसी भी तरीके का ह्यूज आर्मी, वॉरशिप और डिस्टर्बिंग आर्मामेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे. ऑल स्टेट्स वर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस. हर एक स्टेट को दूसरे के इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है, किसी दूसरे को किसी भी तरीके से अपने अंडर में नहीं लेने की कोशिश करना है. देन ऑल स्टेट्स वर टू रिफर देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट इफ एनी टू द लीग ऑफ नेशन एंड पीसफुल सेटलमेंट के लिए जाएंगे. मतलब अगर किसी भी नेशन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो लीग ऑफ नेशन के पास अपना डिस्प्यूट लेके आएंगे और एक पीसफुल सेटलमेंट करेंगे वहां पे. द मेंबर स्टेट वर टू टेक नेसेसरी एक्शन एंड डायरेक्टेड बाय द लीग अगेंस्ट एनी स्टेट विच ट्राइज टू डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर. कोई भी ऐसा वर्ल्ड पीस और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है तो उसको नेसेसरी एक्शन वहीं लेकर के और उसको उधर ही पे रोका जाएगा. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फंक्शन द लीग ऑफ नेशन वाज सपोज टू प्रमोट कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट. ये सब एम से बनाया गया था बट एक्चुअल में ये लीग ऑफ नेशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था. द होप ऑफ हैविंग अ ट्रूली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन वर हाउएवर not realized with the formation of the League of Nations. Two major countries, Germany and Soviet Union, were not allowed to become its member for many years, while India, which was not independent, was made a member. This is actually a big achievement for our country. India को League of Nations का मेंबर बनाया गया था, लेकिन जो मेजर दो कह सकते हैं उस टाइम की पावर थी, जर्मनी और सोवियत यूनियन, उनको बहुत लंबे समय तक लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनाया गया था. द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेटिंग ऑफ लीग अल्टीमेटली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन इट. यूनाइटेड नेशन ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया था. द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी लेड्स टू द वीकनिंग ऑफ लीग ऑफ नेशन.
इटली एंड जर्मनी में डिक्टेटरशिप धीरे धीरे करके राइज हो रहा था, जो कि अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशन को वीकन बना दिया, कमजोर बना दिया, एंड इट्स फेलियर in its basic objective of maintaining peace in the world. Unfortunately, the league came to an end as Hitler committed aggression on Poland, which began the World War II. हिटलर के टाइम में अगेन जब वर्ल्ड वॉर 2 अराइज हुआ तो ये लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से खत्म हुआ। खास करके मेन तो एक ये भी रीजन था कि डिक्टेटरशिप अराइज हो रही थी कंट्रीज में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन भी था लीग ऑफ नेशन के, कह सकते हैं उतना अच्छा फ्लरिश ना होने का, वो ये था कि लीग ऑफ नेशन को उतनी पावर नहीं दी गई थी जितनी पावर एक्चुअल में उसके पास होनी चाहिए, और जिसके थ्रू वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। वो लैक ऑफ पावर के कारण भी लीग ऑफ नेशन का सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये बहुत छोटा लेसन है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें आपको अलाइड पावर में कौन से कंट्रीज थी, सेंट्रल पावर में कौन से कंट्रीज थी, कि क्या कारण थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, क्या रीजंस थे, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट निकला। ये बस 3-4 ही टॉपिक हैं जो इस लेसन से इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।